आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोनल समन्वय के बारे में। तो हार्मोनल समन्वय असल में जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय हेतु तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिक स्रावित होते हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। उनके द्वारा किया जाने वाला समन्वय हार्मोनल समन्वय कहलाता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। हार्मोन्स की शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द हार्मोनी से हुई है। हार्मोनी शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करने वाले पदार्थ। तो आइए देखते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं और वे किस प्रकार से कार्य करते हैं। हार्मोन्स का स्रवण शरीर में कुछ रासायनिक ग्रंथियों के माध्यम से शरीर की कुछ ग्रंथियों के माध्यम से होता है। ग्रंथियां जो होती हैं वो शरीर के कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जिनसे लगातार कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है। ये ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, और ये मूल रूप से कुछ ऊतकीय ऊतक होते हैं जो कि शरीर के विभिन्न भागों में स्थित होते हैं। पहली है बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि शरीर में उपस्थित ऐसी ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनी और नलिकाओं की आवश्यकता होती है। तो जिनमें वाहिनियां और नलिकाएं होती है उन ग्रंथियों को हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इनसे स्रावित पदार्थ को हम एंजाइम कहते हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावित होता है वो क्या कहलाता है? एंजाइम। मुख्य रूप से बाह्यस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि। दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती हैं तथा जिनके स्रावों का संचारण सीधे रक्त के माध्यम से होता है उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, तो रक्त के द्वारा पदार्थों का स्रावन करने वाली ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं और इनका जो स्राव होता है वो हार्मोन कहलाता है। जो मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह व्यवहार करती हैं, अर्थात नलिका विहीन ग्रंथि और नलिका युक्त ग्रंथि दोनों ग्रंथियों की तरह व्यवहार करती हैं, उन ग्रंथियों को हम मिश्रित ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। इन मिश्रित ग्रंथियों का जो प्रमुख उदाहरण है वो है हमारा पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो आइए अब हम लोग आके देखेंगे कि कौन कौन सी ग्रंथियां मुख्य रूप से मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इनकी ही सहायता से हार्मोन का स्रावण होता है जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो सबसे पहली जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसका जो वजन होता है लगभग 0.6 ग्राम होता है। यह किसी मटर के दाने के समान हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होती है। जो मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है उसमें पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। और पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होती है। आप देख रहे होंगे कि एक येलो कलर की लाइनिंग से पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान लटकी हुई है। वो जो येलो कलर की लाइनिंग है वो किसका पार्ट है? हाइपोथैलेमस भाग है किसका? अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, आइए देखते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में और जानकारी। इससे कई प्रकार के हार्मोनों का स्रावन होता है तथा यह शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है, इसीलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इससे जो उत्सर्जित होने वाले प्रमुख हार्मोन हैं वो 4 हैं। सबसे पहला है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एक वृद्धि नियामक हार्मोन है। इसकी अति वृद्धि से जो शरीर होता है वह भीमकाय होता है तथा सोमेटोट्रोपिक की कमी से शरीर का जो आकार होता है वह कम रह जाता है, अर्थात बौनापन का रोग हो सकता है। दूसरा हार्मोन होता है थायरोट्रोपिक हार्मोन। थायरोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, जैसा आप नाम देख रहे हैं थायरोट्रोपिक, अर्थात जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे रिलीज होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा को यह नियंत्रित करता है। तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि जो इससे उत्सर्जित होने वाला हार्मोन होता है वो होता है
एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन, ठीक, जैसा कि नाम में दिया हुआ एड्रीनोट्रोपिक, यानी हमारे शरीर की एड्रीनल ग्रंथि को और उसके स्राव को नियंत्रित करने का कार्य यह करता है। चौथा जो हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वह जनन की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से पीयूष ग्रंथि यानी जो मास्टर ग्रंथि होती है उससे 4 प्रकार के हार्मोन का स्त्रवण होता है। और सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न अगर ग्रंथि से संबंधित पूछे जाते हैं तो वह पीयूष ग्रंथि से ही संबंधित पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर हम पढ़ेंगे अगली ग्रंथि के बारे में। अगली ग्रंथि है हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वह मटर के दाने के समान 4 पालियों में बनी हुई होती है। यह हमारी थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग में स्थित होती है और इससे निकलने वाला हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन कहलाता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित होती है ये आप लोग को चित्र में दिखाई दे रहा होगा। जो पर्पल कलर की पैराथायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि के पश्चिम भाग में 4 पालियों में मटर के दाने के समान स्थित है। इससे पैराथायराइड हार्मोन स्त्रवित होता है जिसको हम पीटीएच हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह पीटीएच हार्मोन यानी पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। जब रक्त के अंदर पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाती है। उस समय जो हड्डियाँ होती हैं वो अधिक मात्रा में कैल्शियम को अवशोषित करने लगती हैं और रक्त के अंदर जो है कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। उसी प्रकार से जब पैराथायराइड हार्मोन की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो वह यहाँ पर क्रिया उल्टी हो जाती है और वो जो है अस्थियों से जो है फास्फोरस और कैल्शियम को अवशोषित करने लगता है, जिसके कारण रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। किंतु इसका विपरीत प्रभाव अस्थियों पर पड़ता है और अस्थियों में कैल्शियम की कमी होने के कारण अस्थियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। जो अगला हमारा शरीर की ग्रंथि है वो है वृषण ग्रंथि। यह एक नर अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है। उसके बाद अगली ग्रंथि है अंडाशय। यह ग्रंथि मादा के उदर गुहा में स्थित होती है। इससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन उत्सर्जित होता है जो कि एक गर्भ नियामक हार्मोन कहलाता है। इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख हार्मोन्स के बारे में और ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पर देखिए प्रोजेस्टेरॉन का नाम जो है बार बार कई परीक्षाओं में 1 अंक 2 अंक वाले प्रश्नों में पूछा जाता है, तो इसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है यह मानव शरीर में गले में स्थित होती है और ये 2 भागों में 2 खंडों में बनी हुई होती है, द्विपालिक, और इसको हम अवपुट ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन मुख्य रूप से रिलीज होता है। यह श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। जो श्वास नली है और उससे लगा हुआ जो लिरिक्स होता है उसके दोनों ओर नीचे की ओर यह ग्रंथि स्थित होती है। ठीक है, इससे उत्सर्जित होने वाले हार्मोन्स जैसे कि थायरॉक्सिन जो मुख्य इसका हार्मोन है उसमें आयोडीन की मात्रा की अधिकता होती है। थायरॉक्सिन के क्या क्या कार्य होते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा श्वसन की गति को बढ़ाया जाता है। वृद्धि एवं विकास के लिए यह आवश्यक होता है। इसकी कमी से वामनता तथा अतिवृद्धि रोग हो सकते हैं। और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और घेंगा नामक रोग हो जाता है जिसको हम ग्लाइटर नाम से भी जानते हैं। तो अब देख लिए कि थायराइड ग्रंथि जो है इससे जो है उत्सर्जित होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे लिए कितना आवश्यक होता है और हमारे नमक में आयोडीन की मात्रा को क्यों सम्मिलित किया जाता है ताकि जो है थायराइड में सूजन ना आए और घेंगा रोग ना हो। अगली ग्रंथि है हमारी एड्रीनल ग्रंथि या इसको सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं या इसे अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि को? एड्रीनल ग्रंथि को। यह ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के ऊपरी भाग में अंदर की ओर स्थित होती है। यह 2 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, कार्टेक्स और मेड्यूला।
इसमें मुख्य रूप से एड्रीनल नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन की कमी से एडिसन रोग हो जाता है, जिसमें रुधिर दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो जब जो एड्रेलिन नामक हार्मोन होता है, जब उसकी मात्रा हमारे रक्त में कम हो जाती है तो रुधिर दाब में कमी हो जाती है, शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल निष्कासित होने लगता है, जिसके कारण जो है निर्जलीकरण बढ़ जाता है। तो ये जो हार्मोन है एड्रेलिन, वो हमारे लिए एक अति आवश्यक हार्मोन है। इस हार्मोन के कारण जो है व्यक्ति तत्काल क्रिया करने के लिए तत्पर हो जाता है, जिसके कारण जब हम लोग एकाएक भय में आते हैं तो एड्रेलिन हार्मोन के कारण ही वहाँ से भागने या प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो पाते हैं। अगला जो ग्रंथि है वो है एक मिश्रित ग्रंथि, जो कि किसी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है, जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय, जिसको हम पैंक्रियास भी कहते हैं, यह एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है, जो कि आमाशय और ग्रहणी के बीच में स्थित होती है। आप लोग चित्र में देख सक रहे होंगे कि अग्नाशय, आमाशय और ग्रहणी है ना, जो कि हमारी छोटी आंत का अगला भाग होता है, उसके बीच में जो है येलो कलर का अग्नाशय आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे अग्नाशयी रस का स्राव होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। तो क्योंकि इससे एंजाइम का स्राव होता है, इसलिए इससे कैसी ग्रंथि होना चाहिए? बाह्यस्रावी ग्रंथि होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ ऐसी कोशिकाओं के समूह यानी ऊतक भी पाए जाते हैं, जिनसे जो है कुछ हार्मोन का भी स्राव होता है। इन कोशिकाओं के समूह को हम लैंगरहैंस की दीपिकाओं के नाम से जानते हैं। इन लैंगरहैंस की दीपिकाओं से स्रावित होने वाला जो सबसे प्रमुख हार्मोन है वो है इंसुलिन। इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन जब रक्त में घुलता है तो रक्त की जो अतिरिक्त शर्करा होती है उसकी मात्रा को वह नियंत्रित कर देता है। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। ठीक है, मधुमेह की डायबिटीज़ रोग में क्या होता है, रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और जब इंसुलिन की अधिकता हो जाती है, मतलब अत्यधिक इंसुलिन रिलीज होने लगता है, तो वहाँ पर जो है रक्त में उपस्थित सारी शर्करा को वह पाचित करने में सहायक हो जाता है, जिसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है, और यहाँ पर आप फिर से विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के चित्र को देख सकते हैं। एड्रीनल ग्रंथि जो कि कहाँ स्थित होती है, किडनी पर स्थित होती है। उस पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, है ना। और इन सभी ग्रंथियों के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और इसका नोट जरूर बना कर रखिएगा, क्योंकि अभी जो कक्षा 10वीं का असाइनमेंट आने वाला है उसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छी तरीके से अपने असाइनमेंट को बनाइएगा। धन्यवाद।